everyone, welcome to our channel. Today we are going to start with the course of BA Honors Political Science. So we are starting with the second semester and today we are beginning with the first chapter of Political Theory, Concepts and Debates. So our first chapter is Freedom. So let's begin with it. Chapter 1, Freedom. So जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं, फिर आप फ्रीडम कहीं से भी पढ़ो, आप किसी फिलोसोफर से पढ़ रहे होगे या किसी थिंकर का पढ़ रहे होगे या आप नेट से कंपाइल्ड मटेरियल वगैरह पढ़ रहे होगे, तो एक पॉइंट जो है ना वो हर बार सामने आता ही है कि फ्रीडम को एज ए रिलीजन प्रपोज करा गया है, फ्रीडम को एज ए रिलीजन दिखाया गया है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? फिलोसोफर्स और थिंकर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा फ्रीडम को एज ए रिलीजन दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन काइंड को ले लो, अगर हम जो ह्यूमन काइंड है ना, ह्यूमन काइंड में जितने भी लोग हैं सब यूनिक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप 4 लोगों को उठा लो, 4 लोग 4 डिफरेंट कंट्रीज से, उनका 4 अलग फेस कलर होंगे, उनके क्या कहते हैं रिलीजन अलग होंगे, उनके क्या कहते हैं कास्ट कैटेगरी वगैरह अलग होगी, रेस अलग होगी, तो बहुत से डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये बताते हैं कि जैसे हर एक ह्यूमन बीइंग जो है ना वो यूनिक है और जो ह्यूमन काइंड है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। और फिर भी इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ह्यूमन काइंड में एक चीज अगर कॉमन है ना, तो वो कॉमन ये है कि पूरी ह्यूमन काइंड किसी ना किसी एक रिलीजन को सब्सक्राइब करती है। तो पूरी ह्यूमन काइंड में एक चीज अगर कॉमन है तो क्या है? रिलीजन है। सिमिलरली अगर तुम पूरे जो ग्लोब के ऊपर जितने भी ग्लोबल पॉलिटिकल फिलोसोफर्स या थिंकर्स है ना, अगर तुम उनको उठा लोगे तो उसमें भी तुम्हें यही चीज देखने को मिलेगी कि चाहे वो कोई भी फिलोसोफर या थिंकर हो, अनार्किस्ट हो, मार्क्सिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, फेमिनिस्ट हो, लिबरलिस्ट हो, वो सारे के सारे एक वैल्यू से सब्सक्राइब करते हैं। उनकी सबकी थ्योरीज फिलोसॉफीज अलग अलग हैं, उनका सबका आइडिया अलग अलग है, पर उनमें एक चीज अगर कॉमन है तो वो कॉमन ये है कि वो सब फ्रीडम से सब्सक्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एनार्किस्ट को देख लो, आप एनार्किस्ट को देखोगे तो एनार्किस्ट अगेंस्ट द स्टेट है। पर अगेंस्ट द स्टेट क्यों है? क्योंकि दे वांट नेगेटिव फ्रीडम फॉर देयर सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स। वो नहीं चाहते कि स्टेट इंटरवीन करे उनकी लाइफ में, तो वो भी फ्रीडम को ही प्रमोट कर रहे हैं एनार्किस्ट। उसके बाद आप मार्क्सिस्ट के पास चले जाओ तो मार्क्सिस्ट भी फ्रीडम को सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए भी फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उनका कहना है कि जो कैपिटलिज्म है और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी वजह से क्या कहते हैं उन्हें राइट नहीं मिलता है, मतलब उन्हें फ्रीडम नहीं मिल रहा है जो वर्किंग क्लास है। ठीक उसी तरीके से आप क्या कहते हैं उसमें चले जाओ लिबरलिज्म में, तो लिबरलिज्म तो पूरी की पूरी फ्रीडम के ही ऊपर बेस्ड है, इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए है पूरी लिबरलिज्म। ठीक उसके बाद फेमिनिज्म में चले जाओ तो फेमिनिज्म में भी यही हुआ है कि वुमेन्स ने अपने राइट्स मांगे, वुमेन ने फ्रीडम का डिमांड करा है। तो आप ये देख लो कि जैसे ह्यूमन काइंड में रिलीजन होता है कि ऑल ओवर ह्यूमन काइंड कितनी भी डाइवर्स हो, पर हर एक ह्यूमन जो है ना वो एक रिलीजन से सब्सक्राइब करता है। ठीक सिमिलरली जो क्या कहते हैं जितने भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं उनका जो रिलीजन है, उनका जो कॉमन टर्म है, मतलब जिससे वो हर एक फिलोसोफर या थिंकर सब्सक्राइब करता है, वो है फ्रीडम। तो इसलिए हम लोग फ्रीडम को एज ए रिलीजन बोलते हैं। तो पहली पॉइंट हो गया हमारा फ्रीडम एज ए रिलीजन। तो फाइनली हमारा मतलब एक पहला इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट हो गया फ्रीडम एज ए रिलीजन। फ्रीडम को रिलीजन क्यों कंसिडर करा जाता है और विद रिलीजियस डिवोशन। या फिर फ्रीडम को रिलीजन क्यों कंसिडर करा जाता है या फ्रीडम को इतना रिलीजियस डिवोशन क्यों दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल फिलोसोफर्स और थिंकर्स के बीच में कोई भी कैसा भी फिलोसोफर या थिंकर हो, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, सब में एक चीज कॉमन है, वो है फ्रीडम। दैट्स वाई कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ह्यूमन काइंड में भी अगर एक चीज कोई कॉमन है तो सारे ह्यूमंस किसी एक रिलीजन को सब्सक्राइब करते हैं, तैसे सारे फिलोसोफर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स एक किसी वैल्यू को सब्सक्राइब करते हैं, वो वैल्यू है फ्रीडम। इसीलिए फ्रीडम को एज ए रिलीजन हम लोग कंसिडर और कंपेयर करते हैं। ठीक तो हमारा पहला पॉइंट हो गया फ्रीडम एज ए रिलीजियस डिवोशन है, फ्रीडम एज रिलीजन। तो ये पॉइंट करने के बाद अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन में फ्रीडम के। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्रीडम और हाउ इट कैन बी डिफाइंड। तो अब इस क्वेश्चन के संग हम आगे बढ़ते हैं दैट व्हाट इज फ्रीडम एंड हाउ इट कैन बी डिफाइंड। सो चलो पहले अपना क्वेश्चन डालते हैं। What is freedom and second is how it can be defined. ठीक तो व्हाट इज फ्रीडम एंड हाउ इट कैन बी डिफाइंड। तो व्हाट इज फ्रीडम आप खुद बताओ, आप मतलब सोचो एक मिनट को, फ्रीडम क्या है? आप क्या कहते हो फ्रीडम को? हम लोग कहते हैं जब हम किसी से मतलब एवरीडे लैंग्वेज में कहते हैं कि लीव मी फ्री और फ्रीडम तो दो मुझे अपनी लाइफ में, तो इसका मतलब क्या होता है फ्रीडम का? फ्रीडम का मतलब हम होते हैं कि टू एक्ट एज वन विशेस और टू डू एज वन चूजेस। ठीक
तो अपनी विश को एक्सरसाइज करने को हम फ्रीडम कहते हैं। ठीक, तो फ्रीडम क्या हुआ? अपनी विश को एक्सरसाइज करना, फ्रीडम। वेट अ सेकेंड। पावर टू डू एज वन विशेष और टू एक्ट एज वन चूजेस। ठीक, तो ये हमारा फ्रीडम हो गया। क्या? पावर टू डू एज वन विशेस और टू एक्ट एज वन चूजेस। एंड हाउ इट कैन बी डिफाइंड, हाउ फ्रीडम कैन बी डिफाइंड। तो अब ये डिपेंड करता है आप इसे किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो। हर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में फ्रीडम की मीनिंग डिफरेंट निकलेगी। तो हम इसे एग्जाम्पल के साथ जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फ्रीडम हाउ इट कैन बी डिफाइंड, तो डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, डेफिनेशन नहीं, डिफाइनिंग फ्रीडम। तो डिफाइनिंग फ्रीडम अगर आप अब सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि जैसे आप फ्रीडम को किस सेंस में देख रहे हो। अगर हम फिलोसॉफिकली फ्रीडम को देखें तो बोला जाता है फ्रीडम इज ए प्रॉपर्टी ऑफ विल। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी विल पे डिपेंड करती है। विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब होता है विश। ठीक, जो आपकी विश है। एक चेष्टा, चेष्टा जिसे हिंदी में बोलते हैं उसे इंग्लिश में विल बोलते हैं। तो फिलोसॉफिकली फ्रीडम को देखा जाए तो फिलोसॉफिकली फ्रीडम होता है प्रॉपर्टी ऑफ विल। सोशियोलॉजिकली देखा जाए, सोशियोलॉजिकली देखा जाए तो फ्रीडम होता है फ्रीडम फॉर सोशल रिलेशनशिप्स। मतलब आपके पास फ्रीडम है, आप किसी से भी रिलेशनशिप सोशली स्टेब्लिश कर सकते हो। देयर इज नो कास्ट बाउंडेशन। जैसे पहले क्या होता था, अपर कास्ट के जो लोग हैं वो लोअर कास्ट में शादी नहीं करते थे और लोअर कास्ट के अपर कास्ट में नहीं करते थे, और अगर इंटर कास्ट मैरिजेस हो जाती थी तो उन लोगों को मार दिया जाता था, जो कि आज भी थोड़ा थोड़ा कहीं पे प्रेवलेंट है और हम चाहते हैं कि जल्दी से खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो केस हुआ इंटर कास्ट मैरिज का, तो यहाँ पे क्या है कि आदमी के पास सोशल फ्रीडम नहीं है कि वो सोशल रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। वहां पे लिमिटेशंस है, वहां पे बाउंडेशंस है। तो यहाँ पे ये हो गया सोशल फ्रीडम। ठीक, इसी को अभी आप इकोनॉमिकली देखो तो इकोनॉमिकली फ्रीडम को हम इवेल्युएट करते हैं एज फ्रीडम टू चूज। फ्रीडम टू चूज मतलब इस यहाँ पे मतलब ये होता है जैसे फ्रीडम टू चूज फॉर कंज्यूमर के लिए क्या है? कंज्यूमर के लिए फ्रीडम टू चूज व्हाट टू बाय। कंज्यूमर के पास राइट है कि वो जाके मार्केट में चूज कर सकता है कि उसे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है अकॉर्डिंग टू हिज विल। ठीक, फिर उसके बाद ये एम्प्लॉयर या फिर जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए फ्रीडम टू चूज कैसे वर्क करता है कि उसके पास फ्रीडम है व्हाट टू बिल्ड या व्हाट टू मैन्युफैक्चर या व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके पास ये राइट है। उसके बाद होम टू एम्प्लॉय, व्हाट टू गिव द वेज, व्हाट आर द वर्किंग कंडीशंस। ठीक, किसको क्या पोस्ट देनी है जॉब में। तो ये सब जो राइट्स होते हैं ये एम्प्लॉयर के पास होते हैं। तो फ्रीडम क्या है? राइट टू चूज है अगर तुम उसे इकोनॉमिकली देखो। फिर इसी को पॉलिटिकली देखो, तो जब तुम पॉलिटिकली देखते हो तो फ्रीडम को हम कैसे देखते हैं पॉलिटिकली कि हाँ, पॉलिटिकली फ्रीडम को एज एन एथिकल आइडियल और नॉर्मेटिव प्रिंसिपल की तरह दिखाया गया है। ठीक, तो वो कहते हैं एथिकल आइडियल, एथिकल आइडियल मतलब एथिकल, ये मतलब अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, मतलब ये जरूरी है, ये एथिक्स को रिप्रेजेंट करती है और ये जिस सोसाइटी में है वो एक एथिकल सोसाइटी है। तो फ्रीडम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा गया है कि एक एथिकल प्रिंसिपल है। उसके बाद नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल इसलिए बोला गया क्योंकि आज तक कोई फ्रीडम को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया। आप फ्रीडम के लिए कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना के उसमें आप फ्रीडम को नहीं रख सकते हो। फ्रीडम एक रिलेटिव वर्ड है, उसकी कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं है, उसकी रिलेटिव वर्ड है। और जितने ज्यादा रिलेशंस बनेंगे उतने ज्यादा उसकी मीनिंग्स एस्टेब्लिश होंगी। तो इसके अनलिमिटेड रिलेशंस बन सकते हैं, अनलिमिटेड मीनिंग्स निकाली जा सकती हैं। डिफरेंट कंटेक्स्ट में देखोगे डिफरेंट मीनिंग निकलेगी फ्रीडम की। इसलिए क्या होता है कि फ्रीडम को हम क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी वेट अ सेकंड, तो इसलिए हम फ्रीडम को क्या बोलते हैं? हम फ्रीडम को इसमें नॉर्मेटिव प्रिंसिपल बोलते हैं क्योंकि इसको सही से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि इकोनॉमिकली अलग मीनिंग निकल रही है, फिलोसॉफिकली अलग मीनिंग निकलती है फ्रीडम की, सोशियोलॉजिकली अलग निकलती है और पॉलिटिकली अलग निकलती है। तो अब इस मीनिंग को हम लिखते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हुए फिर फर्दर इंट्रोडक्शन के साथ हम मूव ऑन करते हैं। तो डिफाइनिंग फ्रीडम, पहला अगर आप फिलोसॉफिकली करो, क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ विल है। ठीक, अगर आप इसी को सोशियोलॉजिकली करो तो क्या है? फ्रीडम
of social relations. फिर आप अगर इसी को इकोनॉमिकली करो, इकोनॉमिकली इंटरप्रेट करोगे तो ये निकलेगा फ्रीडम टू चूज। और जैसा कि अभी हमने बताया कि ये कंज्यूमर के लिए अलग होगा फ्रीडम टू चूज, और जो एम्प्लॉयर होगा या फिर जो बिजनेसमैन होगा उसके लिए अलग होगा। तो फॉर कंज्यूमर इसे हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, व्हाट टू बाय। ठीक, ये एग्जांपल में ले लो आप। और फॉर एम्प्लॉयर या बिजनेसमैन, ठीक, इसे आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, whom to employ। वेजेस डिसाइड कर सकता है वो, एंड वर्किंग कंडीशन वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सी चीजें वो डिसाइड कर सकता है, तो वो आप लिख सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया कि फिलोसॉफिकली, सोशियोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली। अब हम पॉलिटिकली भी इसे डिफाइन करते हैं। तो हाउ कैन बी डिफाइन फ्रीडम पॉलिटिकली? तो जब हम फ्रीडम को पॉलिटिकली डिफाइन करते हैं तो हम फ्रीडम को एज ए एथिकल आइडियल और नॉर्मेटिव प्रिंसिपल की तरह लेते हैं। एथिकल आइडियल एंड नॉर्मेटिव प्रिंसिपल। एथिकल आइडियल क्यों? एथिकल आइडियल का मतलब है ऐसी, अगर किसी भी सोसाइटी में फ्रीडम है तो वो एथिकल सोसाइटी है। तो एथिकल आइडियल मतलब एक सोसाइटी को एथिकल बनने के लिए इस वैल्यू को सब्सक्राइब करना पड़ता है, इसलिए एथिकल आइडियल। और नॉर्मेटिव प्रिंसिपल क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि अभी तक इसे कोई भी, मतलब कोई क्या, मतलब हम लोग इसे एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट में या एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनकी एब्सोल्यूट मीनिंग होती है, जैसे ट्रुथ। तो ट्रुथ जो है ना वो एब्सोल्यूट है। आप किसी भी रिलेशन में देखो ट्रुथ एक ही होता है, मतलब किसी चीज के लिए ये पेन नीचे गिरा तो ये गिरा है, ये ट्रुथ है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है। लेकिन जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कंपैरिजन वाले जो वर्ड्स होते हैं, लार्जर देन। तो अगर मैं कहूं कि दिस पेन इज लार्जर देन दिस वन, ठीक, तो ये जो बात है ना ये इसके कंपैरिजन में है, इस रिलेशन में है। जैसे ही आप रिलेशन बदलोगे ना तो ये ट्रुथ चेंज हो मतलब ये जो मैंने बात कही है चेंज हो जाएगी। तो ये जो लार्जर देन मैंने वर्ड बोला है, तो अगर मैं इससे बड़ा पेन उठा लूं तो ये शॉर्टर हो जाएगा। तो देखा, जो मैंने स्टेटमेंट कहा वो चेंज हो गया है। तो जो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, लार्जर देन, स्मॉलर देन, तो ये रिलेटिव टर्म्स है। तो ऐसी फ्रीडम भी एक रिलेटिव टर्म है, वो रिलेशन में कंटेक्स्ट के, जो आपका मतलब कंटेक्स्ट होता है उसके किसी एक पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव के कंटेक्स्ट में उसे डिफाइन करा जाता है। और इसके एंडलेस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो, इसीलिए इसे किसी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में आप नहीं रख सकते हो, इसकी एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। इसलिए एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है, ये ऑलवेज अंडर डेवलपमेंट रहेगा, ये इसका डेवलपमेंट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने अभी फ्रीडम, व्हाट इज फ्रीडम, ये भी कर लिया, एंड हाउ फ्रीडम कैन बी डिफाइंड। तो डिफरेंट फिलोसॉफीज या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप डिफरेंट मतलब फ्रीडम को डिफरेंटली इंटरप्रेट करा जाता है। तो नाउ वी विल मूव फर्दर टू द बेंजामिन कॉन्स्टेंट्स a proposal to that comments on freedom, that he said that liberty changes with time। ठीक, और different people have different liberty। तो इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। अब एक पेज एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं अपने इसमें, पीपीटी में पेज कम पड़ गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेंजामिन कांस्टेंट का। बेंजामिन कांस्टेंट का वो क्या कहते हैं? डिफरेंट पीपल, लिबर्टी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। वो कहते हैं लिबर्टी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, और इसको वो डिफाइन करते हुए कहते हैं लिबर्टी फॉर एंशियंट्स एंड लिबर्टी फॉर मॉडर्न्स को वो एग्जांपल देके समझाते हैं। तो अभी हम देखते हैं लिबर्टी फॉर एंशियंट्स।
लिबर्टी फॉर एंशियंट्स क्या है? उन्होंने कहा था लिबर्टी फॉर एंशियंट्स मीन डायरेक्टिव ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल लाइफ एंड सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब जो एंशियंट्स लोग थे आज के टाइम, मतलब अर्ली 18 के या अर्ली 17th सेंचुरी के जो लोग थे, अर्ली 18th सेंचुरीज के जो लोग थे और 18th सेंचुरी के थे, उनका ये मानना था कि फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम होता है कि उन्हें भी पॉलिटिकल लाइफ में एक रोल मिले, क्योंकि पहले मोनार्की होती थी तो एक सिंगल पर्सन डिसीजन लेता था, मतलब उनका फेवर कोई और डिसाइड करता था, उनका फेट कोई और डिसाइड करता था, तो उनके लिए फ्रीडम था कि उन्हें पावर टू डिसाइड देयर फेट मिले, ठीक। और जो मतलब फ्यूडलिज्म है या फिर रेशियलिज्म है या कास्टिज्म है, उनसे उन्हें फ्रीडम मिले, तो उसका मतलब वही था ना कि उन्हें पॉलिटिकल पावर मिलेगी और तो वो अपने लिए डिसाइड करेंगे, अपना फेट डिसाइड करेंगे। तो उनके लिए फ्रीडम था दैट डायरेक्ट और या फिर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल लाइफ और सेल्फ गवर्नमेंट मतलब उनका उनका वो अपने ऊपर मास्टर चाहते थे। दे वांट टू बी मास्टर ऑफ देयर ओन। वो किसी और को अपना मास्टर नहीं चाहते, वो चाहते थे वो खुद अपने आप के मास्टर बन सके, तो उनके लिए फ्रीडम ये था। तो इसी को बोलते हैं वो बेंजामिन कॉन्स्टेंट की जो लिबर्टी फॉर एंशियंट्स थी वो थी डायरेक्ट और कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल लाइफ। प्लस इसी में वो एक और पॉइंट जोड़ते हैं, वो था सेल्फ गवर्नमेंट। प्लस उनके लिए जो एंशियंट्स थे उनके लिए फ्रीडम सेल्फ गवर्नमेंट भी था, मतलब वो चाहते थे राइट टू सेल्फ गवर्नमेंट, अपने आप को गवर्न करना, एंड पावर टू बी द मास्टर्स ऑफ देयर ओन। इसे हम लिख देते हैं, आप इसे कोट कर सकते हो, टू बी द मास्टर ऑफ देयर ओन। टू बी द मास्टर ऑफ देयर ओन। तो ये थी लिबर्टी फॉर एंशियंट्स। अब हम चलते हैं लिबर्टी फॉर मॉडर्न्स के लिए, कि जो मॉडर्न लोग हैं, मतलब जो अर्ली 19th सेंचुरी में आए और जो 19th और 20th सेंचुरी में हमने फ्रीडम को ऑब्जर्व करा है, वो क्या था? तो वो फ्रीडम फॉर लिबर्टी फॉर मॉडर्न की तरीके से वो कोट करके बताते हैं कि लिबर्टी फॉर मॉडर्न क्या है। तो वो बोलते हैं लिबर्टी फॉर मॉडर्न। लिबर्टी फॉर मॉडर्न। अब मॉडर्न जो लोग थे उनके लिए लिबर्टी क्या थी? अब आप देखोगे जो 19th सेंचुरी थी या 20th सेंचुरी थी, तो उसमें क्या हो गया था? अब लिबरलिज्म इंट्रोड्यूस हो गया था 20th सेंचुरी में, और सोशलिज्म वगैरह भी इंट्रोड्यूस होने लगा था 19th सेंचुरी में। तो जैसे जैसे सोशलिज्म और क्या कहते हैं लिबरलिज्म इंट्रोड्यूस होने लगा, तो अब गवर्नमेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बनने लगी, एक स्टेट बने एक स्टेट ऐसी बनी जो हर एक का फेट डिसाइड कर रही है। मतलब मोनार्की नहीं है, एक गवर्नमेंट है, मतलब एक कलेक्टिव गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी टाइप की तो नहीं कह सकते, पता नहीं डेमोक्रेसी टाइप की बनी या नहीं, अभी मुझे इतना पता नहीं। तो एक स्टेट बना, जनरली एक स्टेट की फॉर्मेशन हुई, और वो स्टेट के मतलब जो एक गवर्नमेंट बनी वो सबके लिए डिसाइड करने लगी, सबका फेट डिसाइड करने लगी, सबके राइट्स डिसाइड करने लगी, और लोगों को इनरोच भी करने लगी। जैसे अब आप अभी तक आपके पास, आप चलाना चाहते हो बिना हेलमेट के, आपको बाइक चलानी है, ठीक, लेकिन अब स्टेट है, आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में राइट है कि अगर आप लॉ है कि अगर आप 18 से कम के हो तो आप मोटर व्हीकल नहीं ड्राइव कर सकते हो, और अगर आप 18 से अबव भी हो फिर भी आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, और अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस भी है, आपकी अबव एज भी है, हेलमेट नहीं पहने हो बाइक के ऊपर, तो आपका चालान हो जाएगा, आप ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ लॉज हैं, आपको ये लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देखो, अब जैसे आपका मन है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश पूरे में बादल हो रखे हैं, तो आज मन कर रहा है कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। तो ऐसे में आपका मन कर रहा है कि यार बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे, आज इतना अच्छा मौसम है, आई वांट टू फील द एयर, फील द एनवायरनमेंट अराउंड मी। तो अब ऐसे में आप हेलमेट उतारना चाहोगे, पर जब आप हेलमेट उतारना चाहोगे तो जो गवर्नमेंट है या जो आपकी स्टेट है वो आपको इनरोच करेगी, वो आपको रोकेगी कि नहीं तुम हेलमेट नहीं उतार सकते। आप उतारोगे, आपको जैसी स्टेट के किसी भी एग्जीक्यूटिव ने देख लिया, स्टेट आपके ऊपर चालान लगा देगा, और आपको चालान देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, आपकी गाड़ी वगैरह भी सीज हो सकती है, ठीक। या फिर आप फॉर एग्जांपल ले लो, आप ड्रग्स लेना चाहते हो, अब इससे आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, आपको ड्रग्स चाहिए, आपको अच्छे लगते हैं, पर स्टेट आपको नहीं लेने देगा, तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लिबर्टी जो है ना उसे इनरोच कर रहा है। तो फॉर मॉडर्न्स क्या आती? फ्रीडम फ्रॉम इनरोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कोर्जन ऑफ अदर्स। कोर्जन ऑफ अदर्स का मतलब, जैसे अब मेरा मन है कि मैं तेज आवाज में, मतलब मेरा मन है कि मैं टीवी पे ये वाला चैनल देखूं, जैसे सपोज मुझे कार्टून देखना है, या फिर कह लो मुझे मैच आ रहा है आईपीएल का, मुझे मैच देखना है,
तो सपोज मेरा फ्रेंड आया हुआ है मेरे घर में, अब वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ बैठे, या फिर वो जबरदस्ती मेरे पड़ोसी मेरे घर में घुस जाता है। फ्रेंड छोड़ो, फ्रेंड तो हम लोग खुद ही बुलाते हैं, वो बेचारे उनसे तो लड़ भी लेते हैं, उनकी तो बात ही अनोखी है, उनके केस में फ्रीडम नहीं आता है। तो सपोज मेरा पड़ोसी आता है, वो कहता है अरे तुम ये चैनल कैसे देख रहे हो, ये चैनल देखो, ये अच्छी चीज होती है, तुम्हें मोरली बूस्ट करेगी, ये सब मैच वगैरह तो टाइम वेस्ट होता है, तुम्हें क्या कहते हैं, ये देखो सदगुरु जी का वो आ रहा है एपिसोड, उनको देखो। तो अब मैं नहीं चाहता हूँ ना देखना, लेकिन वो आ रहे जबरदस्ती मेरी लाइफ में घुस रहे हैं, मुझे फोर्स कर रहे हैं, ये करो वो करो, तो ये कोर्जन फ्रॉम अदर्स हुआ। तो ऐसे इन चीजों का हम मॉडर्न जो है सोसाइटी, वो इन चीजों से फ्रीडम चाहती है, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, इनरोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कोर्जन फ्रॉम अदर्स। ठीक, तो इस तरीके से बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने, मतलब वो उस कंटेक्स्ट में उन्होंने अपने टाइम की सोसाइटी के लिए डिफाइन करा था, पर वो आज की सोसाइटी के लिए भी ट्रू है। और हम देखें तो हमारी सोसाइटी में भी आज भी यही चल रहा है कि हमें फ्रीडम फ्रॉम इनरोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट चाहिए एंड फ्रीडम फ्रॉम कोर्जन ऑफ अदर्स चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे खैर जब से लॉकडाउन लगा है तब से सबको जो अकेला रहना है ना, वो सबकी आदत पड़ गई कि सबको ऐसा हो गया कि भाई हमें कमरे में अकेला छोड़ दो, वो हमें ज्यादा पीसफुल लगता है रेदर देन कि कोई मेरे संग रहे या कोई हमें बार बार नॉक करे, वो सब कोई नहीं चाहते हैं। तो वो आज भी ट्रू है जो कांस्टेंट ने, बेंजामिन कांस्टेंट ने अपने टाइम पे कहा था। तो लेट्स राइट दैट। तो लिबर्टी फॉर मॉडर्न्स, उसे वो डिफाइन करते हैं फ्रीडम फ्रॉम इनरोचमेंट फ्रॉम encroachment of government, freedom from encroachment of government and coercion of others। तो ये बेंजामिन कांस्टेंट अपना प्रपोजल देते हैं कि कैसे लिबर्टी जो होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है, कि देखो एंशिएंट टाइम पे लिबर्टी क्या थी और मॉडर्न टाइम में लिबर्टी क्या है। और इसके साथ वो ये भी बोलते हैं कि हाउ डिफरेंट पीपल के लिए लिबर्टी डिफरेंट होती है, डिफरेंट पीपल के लिए लिबर्टी डिफरेंट होती है, कि देखो जैसे टाइम के साथ पीपल चेंज हुए तो लिबर्टी की मीनिंग भी चेंज हो गई। या फिर फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लो, जैसे मुझे जेल में बंद कर रखा है, तो मेरे लिए लिबर्टी क्या होगी कि मुझे जेल से छोड़ दिया जाए, एटलीस्ट वो मेरे लिए सबसे बिगेस्ट लिबर्टी होगी मेरी। ठीक, और जैसे एक एग्जांपल ले लो कि एक बच्चा मतलब अपने घर में रहता है और बड़े मजे से रहता है, और बस उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके पेरेंट्स उसको टीवी नहीं देखने देते, कार्टून नहीं देखने देते हैं, सिर्फ उसे दिन में 1 घंटा मिला है, वो टाइम शेड्यूल कर रखा है उनके पेरेंट्स ने कि तुम सिर्फ इसी टाइम पे टीवी देख पाओगे, उसके बाद तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगी। तो अब इस बच्चे के लिए लिबर्टी क्या है, इसके लिए लिबर्टी है कि उसे फ्रीडम मिल जाएगी, वो पूरे टाइम जब तक उसका मन है तब तक वो क्या कहते हैं टीवी देख सके। तो लिबर्टी की मीनिंग क्या है, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट है। तो इससे मतलब ये बेंजामिन कांस्टेंट हमें प्रपोज करके बताते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और डिफरेंट मीनिंग्स फॉर लिबर्टी। अब इसके बाद आइजा बर्लिन के कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आइजा बर्लिन कॉन्सेप्ट, अब इसे हम पूरी तरीके से डिस्कस नहीं करने वाले, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखा जाए पूरे चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट कोई अगर है तो वो यही है, आइजा बर्लिन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी इन्होंने डिफाइन करी है, उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर अभी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये हमारे फ्रीडम का, तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही लेंगे कि आगे इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो आइजा बर्लिन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। Oh, Isaiah Berlin. Isaiah Berlin's concept of freedom। तो जो आइजिया बर्लिन है ना, इन्होंने दो बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, उसका नाम था टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में इन्होंने क्या बोला, इनकी जो बुक थी टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, उसमें उन्होंने बोला कि जो लिबर्टी है ना वो दो तरीके से डिफाइन करी जा सकती है, एक पॉजिटिव लिबर्टी और एक नेगेटिव लिबर्टी। और उन्होंने कहा जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है उसे ऐसे हम लोग मतलब उसे डिफाइन करा इन्होंने इन रिलेशन टू द सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ सेल्फ ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। और मतलब उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को इस तरीके से प्रेजेंट करा कि ये जो वो एरिया जहाँ पे इंडिविजुअल को फ्रीडम मतलब फॉर एग्जांपल जो
ऐसे राइट्स जहाँ पे वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास राइट है कि आप जो कोर्स करना चाहते हो एजुकेशनल फील्ड में आप वो कोर्स कर सकते हो, ठीक। आपको जो प्रोफेशन सेलेक्ट करना है आप वो प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जो अपने डेवलपमेंट के लिए करना है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपको जिम ज्वाइन करनी है आप कर सकते हो, मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपको लाइब्रेरी कोर्सेज एजुकेशन सेंटर्स ज्वाइन करने हैं आप कर सकते हो। तो किसी भी टाइप के डेवलपमेंट के लिए जो ह्यूमन इंडिविजुअल होगा ना वो फ्री होगा। तो इसे उन्होंने पॉजिटिव फ्रीडम में रिप्रेजेंट करा कि पॉजिटिव फ्रीडम, ये पॉजिटिव लिबर्टी जो होती है वो ये काउंट करती है। और फिर उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को भी रिप्रेजेंट करा। तो नेगेटिव लिबर्टी वो बताते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी ऐसी मतलब एरिया होती है, एरिया ऑफ एक्शंस, जहाँ पे मतलब फ्रीडम जो इंडिविजुअल है ना वो बिल्कुल फ्री है। वहां पे कोई भी उसे ना गवर्नमेंट ना कोई अदर इंडिविजुअल उसे इनरोच कर सकता है या ना कि कोर्स कर सकता है, उसे कोर्सिव उसको क्वेश्चन नहीं लगा सकता कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मन है मुझे जूस पीना है तो मैं जूस पीऊंगा, इट्स माय लिबर्टी। तो ये जो सेक्शन आता है नेगेटिव लिबर्टी में आता है। जबकि इनका जो वो था, इन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को ही प्रपोज करा था। ये चाहते थे कि नेगेटिव लिबर्टी हो, पर नेगेटिव लिबर्टी जो है ना वो जनरली जो देखा जाता है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं देखी जाती, क्योंकि वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है पर उसके आउटकम्स बहुत खराब होते हैं। अब जैसे मैंने आपको फ्रीडम दे दिया कि कुछ भी करो, फॉर एग्जांपल छोटा सा फ्रीडम ले लो। अभी हम लोग घर पे रहते थे तो घर पे रहते थे, घर पे हम लोग के पास फ्रीडम लिमिटेड होता था। अब हम लोग ड्यू आ गए हैं पढ़ने के लिए तो घर छोड़ के बाहर आ गए हैं, यहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड फ्रीडम है। पर आज हमें रिग्रेट क्या होता है कि घर पे हम लोग टाइम से उठ जाते थे, पूरा दिन शेड्यूल्ड होता था, अच्छे से सब एफिशिएंसी रहती थी, दिन भर हर चीज आराम से मिल जाती थी, ठीक। टाइम से सोना टाइम से उठना, जरूर बाउंडेशन होती थी कि अगर तुम लेट नाइट नहीं जाग सकते हो तो मम्मी पापा आके तुम्हें जबरदस्ती सुला देते थे, फिर तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था, वो आके तुम्हें उठा देते थे। तो उस टाइम हमें ऐसा लगता था कि ये हमारी ऊपर बाउंडेशन है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे आ गए, अब हमारे पास फ्रीडम, हम जितने टाइम पे चाहे उतने टाइम पे सो सकते हैं, जितने टाइम पे उठना चाहे उतने टाइम पे उठ सकते हैं। पर अब हमें रियलाइज हो रहा है कि ये जो फ्रीडम है ना उसकी वजह से हम अपनी एफिशिएंसी कम कर रहे हैं, कि हम लेट नाइट सो रहे हैं, लेट मॉर्निंग उठ रहे हैं, ठीक। अब उसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है, हमारा क्या कहते हैं जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये क्या फ्रीडम तो है हमारे पास, पर वो फ्रीडम का आउटकम क्या हो रहा है? मतलब हमने नेगेटिव फ्रीडम मांगा कि हमें अपने हाल पे छोड़ दो, अब हमारा हाल और बिगड़ता जा रहा है, तो उसे नेगेटिव फ्रीडम में आ जाते हैं। इसीलिए नेगेटिव फ्रीडम को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, थ्योरेटिकली अगर देखो, फिलोसॉफिकली देखो तो बहुत अच्छा है, पर आउटकम्स इसके अच्छे नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। ये नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट की तरह तो बहुत अच्छा है पर एम्पेरिकल नहीं है। अगर आप इसे लगा दोगे तो सोसाइटी डिस्ट्रॉय होने लगेगी, डिस्ट्रक्ट होने लगेगी। तो इसलिए मतलब ये मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलो पहले लिखते हैं कि इन्होंने क्या प्रपोज करा। हाँ, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इनकी जो बुक थी टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। उसमें ये डिफाइन करते हैं एक पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव लिबर्टी सॉरी, जिसे वो कैसे डिफाइन करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी को एज ए फ्रीडम टू डू, इस तरीके से कोट करते हैं, फ्रीडम टू डू, फ्री टू डू, फ्री टू डू व्हाट, फ्री टू डू सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक, फ्री टू डू सेल्फ ग्रोथ, एंड फ्री टू डू सेल्फ इमेंसिपेशन। ठीक, तो इस तरीके से पॉजिटिव लिबर्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर वो नेगेटिव लिबर्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक। नेगेटिव लिबर्टी, तो इसे वो ऐसे कोट करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, फ्रीडम नहीं फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम व्हाट, so free from coercion of others, free from enroachment of government, free from exploitation through others या free from discrimination। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने अपनी लिबर्टी को
इनहेंस करा है इसमें नेगेटिव लिबर्टी में, वो इंडिविजुअल के लिए एब्सोल्यूट फ्रीडम मांगते हैं कि आप किसी भी तरीके से इंडिविजुअल को इंटरप्ट नहीं कर सकते हो या उसे इनरोच नहीं कर सकते, उसे इंटरवीन नहीं कर सकते हो इंडिविजुअल लिबर्टी को। तो फ्रीडम फ्रॉम इनरोचमेंट ऑफ अदर्स या गवर्नमेंट, फ्रीडम फ्रॉम इनरोचमेंट ऑफ अदर्स और गवर्नमेंट। ठीक, तो इस तरीके से वो नेगेटिव लिबर्टी को डिफाइन करते हैं। ठीक, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम इसके लिए एक डिफरेंट लेक्चर लेके आएंगे, वो बहुत ब्रीफली इसके ऊपर तो कम से कम 2 से 3 लेक्चर लग जाने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब पूरे चैप्टर में अगर कुछ है ही ना तो वो आइज़िया बर्लिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, और इसके ऊपर क्वेश्चन तो आने ही आना है। मतलब ये अभी तक पिछले 2 से 3 सालों में या 4 सालों में ऐसा एक भी क्वेश्चन पेपर नहीं गया जिस पे नेगेटिव या पॉजिटिव लिबर्टी पे क्वेश्चन नहीं आया। अगर पूरे चैप्टर में कोई क्वेश्चन आता है ना तो इसी चीज के ऊपर आता है, बाकी के तो सब आप एक बार को छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये वो चीज है ना कि अगर जैसे आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ने बैठे हो एकदम, तो अब लास्ट मोमेंट पे सब तो पढ़ नहीं सकते, ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ लिया तो समझो 70% काम हो गया, बाकी तो 30% इधर उधर का है। तो अब इसके क्रिटिक्स थोड़े, मतलब क्रिटिक ऐसे बहुत वास्ट है, अभी इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं। तो इसका मेजर क्रिटिक क्या आया, इसका क्रिटिक मेजर ये आया कि दैट इट्स मेरली ए कंफ्यूजन ऑफ, इट इज मेरली ए कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज। वो कहते हैं कि इट्स मेरली ए कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज। क्यों इन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि इन्होंने ये फाउंड करा बहुत से फिलोसोफर्स ने और थिंकर्स ने कि जो बर्लिन्स का कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी है ना, वो जिसे वो फ्रीडम फ्रॉम कहते हैं, कि सपोज फ्रीडम टू सेल्फ गवर्नमेंट, फ्रीडम टू पॉजिटिव लिबर्टी को फ्रीडम टू डू कहते हैं, तो फ्रीडम टू डू सेल्फ गवर्नमेंट या फ्रीडम टू डू सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, तो उसी को वो फ्रीडम फ्रॉम भी बोलते हैं, मतलब फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे फ्रीडम फ्रॉम इनरोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो गया, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फ्रीडम फ्रॉम क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो वो अपने आप फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ ग्रोथ बन गया है। अब आपके पास फ्रीडम है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इनरोच नहीं करेगा, अगर आप उसे पॉजिटिवली लोगे तो फ्रीडम फ्रॉम और सेल्फ ग्रोथ बन गया। तो वो बता रहे कि जो आपने फ्रीडम फ्रॉम बोला है और जो आपने फ्रीडम टू बोला है, जिस तरीके से आपने पॉजिटिव लिबर्टी को डिफाइन करा है और जिस तरीके से आपने नेगेटिव लिबर्टी को डिफाइन करा है, वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों की मीनिंग सेम निकलती। तो मतलब देखा जाए तो पॉजिटिव लिबर्टी भी वही है, नेगेटिव लिबर्टी भी वही है, बस आपने कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज क्रिएट कर दी है, बोल के नए नए शब्द आपने क्रिएट कर दिए हैं, आपने जार्गन्स यूज कर लिए हैं, बाकी इसमें कुछ मतलब आपने कुछ नया नहीं बताया है, ये लिबर्टी को आपने एक जार्गनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया गया। तो इट्स मेरली ए कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज। क्यों? बिकॉज इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द concept of positive liberty and negative liberty as defined by the Berlin often coincides at some points. Negative and positive liberty often coincides at some points or circumstances. फॉर एग्जाम्पल, तो चलो एक एग्जाम्पल भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है फ्रीडम टू एजुकेशन is in itself freedom from ignorance. इग्नोरेंस या फिर आप कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन, या फिर आपको कोई डिस्क्रिमिनेट या एक्सप्लॉयट नहीं कर सकेगा। तो कैसे, अभी मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो फ्रीडम टू और फ्रीडम फ्रॉम का मतलब एक ही निकल रहा, वो कहते हैं फ्रीडम टू एजुकेशन। फ्रीडम टू एजुकेशन, एजुकेशन को यहाँ पे एज ए वेपन कंसिडर करा गया है, क्योंकि जो भी देखो एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड सिटीजन होगा ना, उसे अपने राइट्स का अवेयरनेस होगा, उसे मालूम है कि मेरे पास ये राइट है। जैसे सपोज मेरे पास
राइट है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आके मुझे स्लैप कर रहा है तो ये वो मेरी लिबर्टी को हार्म कर रहा है और वो एक लॉ तोड़ रहा है, उसके पास ये पावर नहीं है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मुझे स्लैप कर सके। तो वो मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, मुझे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। मैं उसे वार्न करूंगा, वहीं पे चैलेंज करूंगा कि ये तुम्हारी जो अथॉरिटी नहीं है, तुम्हारे पास मेरे ऊपर ये एक्सरसाइज करने की फिजिकल हार्म। और उसके बाद मैं कोर्ट में जाके अपने लिए जस्टिस सीख करूंगा और मुझे जस्टिस मिलेगा, और मैं मेरे साथ जो हुआ है ना गलत होगा तो वो उसको लिए मुझे जस्टिस मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। तो जो एजुकेटेड आदमी इंसान होगा या इंडिविजुअल होगा उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकेगा। उसके साथ इग्नोरेंस मतलब सपोज एक यहीं पे अनएजुकेटेड आदमी होता तो उसकी मार पड़ती तो बेचारा शांति से घर पे जाके ऐसे बैठ जाता, कहता क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, तो उसको इग्नोर करना पड़ता और जो स्टेट है वो भी उसको इग्नोर कर देता। ठीक, क्योंकि स्टेट तो कभी अपनी गलती मानेगा नहीं जनरली। तो इसमें क्या हुआ, फ्रीडम टू एजुकेशन। तो जब एजुकेटेड पर्सन था तो उसने अपने राइट्स को एक्सरसाइज करा, उसने जस्टिस मांगा, उसे जस्टिस मिला। और जहाँ पे स्टेट की गलती थी या स्टेट के जो अदर वो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी गलती थी तो उन्हें पनिश करा गया। तो स्टेट उन्हें इग्नोर नहीं कर पाया अपनी गलती को। तो फ्रीडम फ्रॉम एजुकेशन इज इन इटसेल्फ फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। मतलब आपको भी कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, मतलब आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आपके संग अगर गलत होगा तो आप उसे हाईलाइट करके अपने लिए जस्टिस डिमांड कर सकते हो, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आप पढ़े लिखे हो। ऐसा नहीं कि जो कम पढ़ा लिखा आदमी वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, पर अगर उसे अवेयरनेस नहीं होगी तो वो कैसे उन राइट्स को एक्सरसाइज करेगा। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। तो यहाँ पे वो इसलिए इसे एज ए प्रपोज करते हैं दैट फ्रीडम टू एजुकेशन इज इन इटसेल्फ फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। ओके, सो लेट्स मूव अहेड टू द मैकेलम्स थ्योरी ऑफ फ्रीडम। अब जो मैकेलम्स थ्योरी ऑफ फ्रीडम है उसे आप चाहे तो क्रिटिक में भी डाल सकते हो, पर तब डालना जब आपके पास कोई पॉइंट ना रह जाए। जैसे अब लास्ट टाइम पे आप वीडियो देख रहे हो, अब आपको पढ़ना है, अब आपको पेपर दे रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट मतलब आपको क्रिटिक्स याद ही नहीं आ रहे, क्वेश्चन में पूछ लिया क्रिटिक डालो, तो आप मैकेलम्स की थ्योरी डाल सकते हो। पर जनरली मत डालना, क्योंकि मैकेलम की थ्योरी अपने आप में एक अलग थ्योरी है, उसने इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करी एज ए क्रिटिक। पर ये थ्योरी अपने आप में एज ए क्रिटिक जाती है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आप देखोगे ये तो एकदम अपोजिट जा रही है जो बर्लिन की थ्योरी है। तो इसे आप एज ए क्रिटिक काउंट कर सकते हो। अगर रेयर केस आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है तो फिर इसे डाल सकते हो। तो एक तो ये हो गया, फिर मैकेलम्स थ्योरी ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं। मैकेलम्स थ्योरी ऑफ फ्रीडम। मैकेलम की थ्योरी ऑफ फ्रीडम, इस पूरी थ्योरी में अगर कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट है ना तो वो इतना है कि इफ एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई, फ्रीडम का मतलब इन्होंने ऐसे डिफाइन करा, एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बी जेड। ये लिख देते हैं फिर आपको समझाएं। ही डिफाइंड फ्रीडम as x is free from y to do और बी जेड। ठीक, अब इसे डिफाइन करते हैं, रुकिए जरा। x इज फ्री फ्रॉम y टू डू और बी जेड। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखो जो मतलब जो हेल्प करेगा इसे समझने में, वो है ही प्रपोज्ड ए वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ ही प्रपोज्ड ए वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से आप ये समझो, मतलब पहली चीज जो है ना, वो सबसे पहला क्रिटिक जो आता है मैकेलम की थ्योरी में, आइजा बर्लिन को क्रिटिसाइज करते हुए सबसे पहले वो कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए नहीं मतलब एज ए क्रिटिक बनता है क्योंकि अपोजिट जाता है। तो मैकेलम कहते हैं कि फ्रीडम इज ए वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट। वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ये वैल्यू फ्री यहाँ पे ये ऐसे नहीं है एडजेक्टिव लगा दिया है, इसकी मीनिंग है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये लिखना बहुत जरूरी है। वैल्यू फ्री, ये देखो वैल्यू फ्री। वैल्यू फ्री का यहाँ पे मतलब क्या है? वैल्यू फ्री का मतलब है कि आप फ्रीडम में ऐसा कुछ नहीं होता कि उसे नेगेटिव बोला जाए उसे पॉजिटिव बोला जाए। तो ये डिवीजन हुआ है ना पॉजिटिव लिबर्टी नेगेटिव लिबर्टी का बर्लिन की थ्योरी में, तो कहते हैं ये डिवीजन गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट है फ्रीडम। फ्रीडम को आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ये इनका मतलब पहले एज ए क्रिटिक ले सकते हो कि ये कहते हैं कि फ्रीडम इज ए वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट। दूसरा, वो फ्रीडम को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं।
that he defined freedom as X is free from Y to do or be Z, to do और बी जेड। अब एक्स क्या है, एक्स है इंडिविजुअल, वाई क्या है, वाई कोई भी प्रॉब्लम है जो उसके रास्ते में आ सकती है, फिजिकल, मोरल, लीगल, कैसी भी प्रॉब्लम। और टू डू, डू जब डू को आप कंसिडर करते हो तो डू के केस में जेड जो होता है वो एक वर्क बन जाता है, कोई भी टास्क होता है जिसे वो करना चाहता है, वर्क है, ठीक, एक वर्ब है, जेड एक वर्ब बनेगा जो एक वर्क को डिस्क्राइब करेगा। और जब टू बी में जाओगे तो वो कोई पर्सन या फिर कोई पोजीशन या फिर कोई पोस्ट पावर जो वो ले अक्वायर करना चाहता हो तो वो उसके केस में चली जाएगी। जैसे एक्स इज फ्री फ्रॉम बाई टू डू और बी जेड, जैसे एक्स इज फ्री फ्रॉम, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अमित इज फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स टू बी ए कार ओनर, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो उससे वो फ्री है और उसे बनना क्या है, कार ओनर बनना है। तो दूसरा आप ले सकते हो दैट अमन इज फ्री टू डू स्टडी, ठीक, अमन इज फ्री टू डू स्टडी, प्रॉब्लम इसमें एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अमन इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, अमन इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस टू डू स्टडी, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, डिस्ट्रैक्शंस थी। तो एक्स क्या है, एक इंडिविजुअल है, वाई एक प्रॉब्लम है, और जेड क्या है, वो कुछ जो वो एक्वायर करना चाहता है, वो एज ए पोस्ट भी हो सकती है और एज ए वर्ब भी। आप उसे अगर कुछ करना चाहता है तो डू के बाद जेड वो काम होगा, और कुछ बनना चाहता है तो बी के बाद जेड वो बनना, जो वो पोस्ट या जो पर्सन वो बनना चाहता है वो होगी, ठीक। तो ये उन्होंने इस तरीके से फ्रीडम को डिफाइन करा था कि वाई क्या है। यहाँ पे वाई को समझना मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इस फॉर्मूले में अगर आपने वाई को समझ लिया तो आप इनका ये जो फॉर्मूला है वो समझ जाओगे, वरना आप कहोगे यार क्या कह दिया, मतलब एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बी जेड, मतलब इसका मतलब क्या है। मतलब समझने के लिए आपका वाई का मतलब समझना पड़ेगा। आप ये समझो एक्स वाई और जेड है क्या, एक्स क्या है, इंडिविजुअल रखा जाएगा, जेड रखा जाएगा वो काम या फिर वो पोस्ट जो वो आदमी बनना चाहता है, इंडिविजुअल बनना चाहता है, और वाई क्या है, वाई जो प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो वाई कैसा ऑब्स्टिकल है वो एक बार और आप देख लो, यहाँ पे वाई क्या है, ऑब्स्टिकल है, ठीक। और कैसा ऑब्स्टिकल है, इट कैन बी मोरल, ठीक, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल कैसा होता, सॉरी, मतलब फिजिकल, फिजिकल इन द सेंस कि जैसे अब किसी के पैर ही नहीं है तो उसके पैर कटे हुए हैं, अब वो चलना चाहता है तो नहीं चल सकता, तो उसके पास फिजिकल ऑब्स्टिकल आ रहा है उसके सामने, तो वो फ्री नहीं है। तो इसी को ये भी, इसके ऊपर एक और फेमस इसका भी क्रिटिक है, मैकलम की थ्योरी का भी क्रिटिक है, वो भी अभी हम आपको समझाएंगे कि तो वाई इज ऑब्स्टिकल है, और मोरल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और कैसे भी तरीके का वो हो सकता है एटसेट्रा। किसी भी तरीके का जो ऑब्स्टिकल आता है वो यहाँ पे वाई ऑब्स्टिकल को डिस्क्राइब करता है, उसे सिंबलाइज करता है वाई ऑब्स्टिकल को, ठीक। तो ये इनकी थ्योरी हो गई किसकी, मैकलम की। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट प्रपोज करा, अब जैसे ये जो फॉर्मूला है पहले इसका क्रिटिक सुनो, फिर इन्होंने एक मतलब नई थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग को, नए पर्सपेक्टिव को जन्म दिया, वो पर्सपेक्टिव भी हम कंसिडर करेंगे, फिर हम फर्दर मूव ऑन करेंगे और बाकी चीजों की तरफ ध्यान देंगे। तो पहला चीज ऑब्स्टिकल हो गया, फिजिकल एक्सेट्रा। अब एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बी जेड, तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्स इज फ्री फ्रॉम वाई टू डू और बी जेड, इसमें उन्होंने ये प्रपोज करा कि जैसे एक्स एक इंडिविजुअल है, लेटेस्ट एक रोहन, तो रोहन इज फ्री फ्रॉम फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम मतलब हैंडीकैप्ड वगैरह, तो रोहन इज फ्री फ्रॉम फिजिकल प्रॉब्लम टू वॉक, टू डू मतलब टू डू वॉकिंग। तो अब सपोज रोहन के हाथ पैर कटे हैं तो उसके पास फ्रीडम नहीं है फिजिकल प्रॉब्लम से, तो ये इनका फॉर्मूला कहता है कि अगर रोहन के हाथ पैर कटे हुए हैं तो वो नहीं चल सकता है, तो रोहन इज नॉट फ्री फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज टू डू वॉकिंग या टू वॉक। तो अब उसके पास फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं तो उसकी प्रॉब्लम आ रही है, नॉट फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम, उसके सामने ऑब्स्टिकल आ रहा, तो इनके फॉर्मूले के हिसाब से रोहन फ्री नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, रोहन फ्री है, रोहन को हम कह रहे हैं चलो अब रोहन की खुद की एबिलिटी नहीं है चलने की तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक। हम हाँ ये बात है हम उसे एड कर सकते हैं, उसे मतलब व्हील चेयर स्टेट प्रोवाइड कर सकता है कि आप व्हील चेयर लो, इससे हम आपका मूवमेंट करा सकते हैं एक जगह दूसरी, पर चल तो नहीं पाएगा ना फिजिकली, जिसे हम चलना कहते हैं दो पैरों पे, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज उसके पास वो चीज है ही नहीं। तो इसी को डिफाइन करते हुए कहते हैं, मतलब फिलोसोफर्स, दूसरे फिलोसोफर्स ने इसे डिफाइन करते हुए बोला है कि एक पर्सन, एक बर्ड है, अगर आप एक बर्ड का एग्जांपल लो, ठीक, तो
सॉरी मतलब आप ऐसे समझो, जैसे बेटर ऐसे रहेगा कि अगर ह्यूमन ये कहता है कि मेरे पास फ्रीडम टू वॉक नहीं है या फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस नहीं है, तो ये जस्टिफाइड है। ठीक, चाहे क्योंकि उसके पास एबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। अब अगर उसके पास रिसोर्सेस नहीं है तो ये स्टेट की गलती है। स्टेट शुड प्रोवाइड हिम विद रिसोर्सेज और एड हिम विद रिसोर्सेज, ठीक, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो जो चीज पॉसिबल है पर वो इंडिविजुअल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसमें फ्रीडम उसका डिस्टॉर्ट हो रहा है, और इसमें स्टेट की गलती है। स्टेट को उसे एड करना चाहिए उसके फ्रीडम को एक्सरसाइज करने में। जैसे वही वाला एग्जांपल ले लो कि आपको यहाँ अमेरिका जाना है। अब अमेरिका जाने के लिए आपके पास मतलब एबिलिटी है, हम जा सकते हैं, पॉसिबल है अमेरिका जाना, पर पैसे नहीं है। तो ये मैकेलम की थ्योरी कहती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये स्टेट की गलती है। आप अनफ्री हो, अनफ्री जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट, आप अनफ्री हो, और ये स्टेट की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको फ्रीडम दे, आपको एड करे, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एड करे और आपको अमेरिका भेजे। ठीक, पर अगर आप ये कहो कि मुझे ईगल की तरह हवा में उड़ना है या शार्क की तरह पानी में तैरना है, तो इस केस में आप अनफ्री नहीं हो। मतलब अब ये आपके पास एबिलिटी ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसमें स्टेट आपको कैसे रोक सकता है, कैसे बाउंड कर सकता है, कैसे आपको हेल्प कर सकता है? तो जो चीज पॉसिबल है और आप उसे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आप अनफ्री हो। अनफ्री क्यों हो? तो अनफ्री इसलिए हो क्योंकि वो चीज पॉसिबल है पर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट आपको एड करे और आपकी मदद करे, आपके राइट्स को एक्सरसाइज करने में, आपके जो फ्रीडम है उसे एक्सरसाइज करने की आपको पावर दे। सिर्फ एक फ्रीडम दे देना वो इनफ नहीं होता है। फ्रीडम को आप एक्सरसाइज कर लो, वो भी बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे फ्रीडम का मतलब नॉट जस्ट द पोसेशन ऑफ राइट्स, इज द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट दैट राइट्स और एक्सरसाइज दैट राइट्स। तो यहाँ पे ऐसे फ्रीडम को आप ले सकते हो। ठीक, इसे अभी हम लिखेंगे भी। और कब नहीं होता है अनफ्रीडम? कोई काम है जो आपकी एबिलिटी में ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसा काम करना चाहते हो, तो वहां पे अनफ्रीडम नहीं होता है। ठीक, तो ये इन्होंने इनका एक जो अदर फिलोसोफर्स ने इनके क्रिटिक की तरह गिनाया क्या, कि अगर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, ठीक, और वो पॉसिबल है जाना पर उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो वो अनफ्रीडम है। कि यू वांट टू वॉक पर तुम्हें बांध के रखा गया है, स्टेट ने तुम्हें बांध के रखा है, या फिर स्टेट ने तुम्हारे पैर काट दिए और तुम नहीं चल पा रहे, तो दैट्स ए केस ऑफ अनफ्रीडम। ठीक, पर तुम पैदे ही बिना पैरों के हुए, तो दैट्स नॉट ए केस ऑफ अनफ्रीडम। ठीक, तो ये उसका मतलब मैकेलम की थ्योरी का एक क्रिटिक होता है। ये सब छोटी छोटी थ्योरी है, मतलब पैराग्राफ पैराग्राफ सिंगल पैराग्राफ इनके ऊपर देना है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। और ये सब हमें सिलेबस की है, ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैकेलम की थ्योरी का क्रिटिक क्या है कि ही वाज नॉट एबल टू डिफाइन दैट, ये जो उसका फॉर्मूला था वो भी एक कंफ्यूजन ऑफ लैंग्वेज था, एंड नॉट एबल टू डिफाइन फ्रीडम प्रॉपरली, और नॉट वही नॉट एबल टू डिफाइन फ्रीडम प्रॉपरली। इसका क्रिटिक क्या था कि फॉर्मूला for freedom was just a confusion of which and is as it is not perfectly able to distinguish freedom from unfreedom। ठीक, और इसी के ऊपर जो कोट है, वो कोट अभी एक मिनट, वो इट्स not the lack of freedom, it's not the lack of freedom for people to fly like eagle or to swim like whale। ये क्या है? ये कोट है, तो ये भी ये आप वहां पे कोट कर सकते हो अपने आंसर में। इसे अदर फिलोसोफर्स कहते हैं इट्स नॉट द लैक ऑफ फ्रीडम फॉर पीपल टू फ्लाई like eagle or to
swim like shark. तो ये हो गया हमारा क्रिटिक इनका मैकेलम की थ्योरी का। अब व्हाट डज ही प्रपोज्ड, तो मैकेलम की थ्योरी में क्या प्रपोज करा गया था, मतलब उन्होंने नई तरीके की थिंकिंग को प्रपोज करा था। उन्होंने अभी तक जो क्वेश्चन थे, जो अभी तक के थिंकर्स क्वेश्चन पुट अप करते थे, दैट हाउ दैट आर वी फ्री और नॉट, अभी तक का क्वेश्चन जो था उनके टाइम से पहले का, वो फ्रीडम के केस में आता था, दैट आर वी फ्री और नॉट। और इन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव रखा था कि दैट व्हाट आर वी फ्री फ्रॉम एंड व्हाट आर वी फ्री टू डू। तो इन्होंने वो कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया था। तो ये न्यू लाइन ऑफ न्यू चेन ऑफ थिंकिंग इन्होंने जो इवॉल्व करी थी। न्यू, ये रुको डिफरेंट कलर से लिखते हैं, न्यू चेन ऑफ थिंकिंग evolved by McCallum। ठीक, तो न्यू चेंज ऑफ थिंकिंग, न्यू चेन ऑफ थिंकिंग इवॉल्व बाय मैकेलम। तो अर्लियर क्या था, अर्लियर नहीं, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, he denied the question of are we free or not, he denied the question of are we free or not and instead proposed the question of what are we free from एंड दूसरा था what are we free to do, तो he denied the question of are we free or not, ठीक, और how much are we free, ये आर बी फ्री और नॉट और हाउ मच आर बी फ्री, इसको उन्होंने डिनाई कर दिया और उन्होंने एक नया क्वेश्चन पुटअप करा कि इंस्टीड प्रपोज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट आर बी फ्री फ्रॉम एंड व्हाट आर बी फ्री टू डू। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर वी फ्री फ्रॉम और व्हाट आर वी फ्री टू के कॉन्टेक्स्ट में आप एक एग्जांपल ले सकते हो, यू आर फ्री टू स्मोक सिगरेट और बीड़ी वगैरह जो लोग स्मोक करते हैं, तो यू आर फ्री टू स्मोक सिगरेट, बट यू आर नॉट फ्री टू स्मोक वीड्स और मैरिजुआना और ड्रग्स। तो फ्रीडम भी क्या है, किसी एज ए मतलब टाइप की तरह फ्रीडम आपको दी गई है, पर उस टाइप में कुछ पार्टिकुलर टोकन्स हैं जो डिनाई, जो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। आपके पास पावर है, यू कैन स्मोक, आपके पास राइट है टू स्मोक, पर यू कैन नॉट स्मोक ड्रग्स, ठीक, और मैरिजुआना और वीड्स। तो फ्रीडम कैसे मिल रहा है आपको, आपको स्टेट फ्रीडम दे रहा है टू डू समथिंग, पर उसी साथ में कुछ चीजों को वो रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला व्हाट आर वी फ्री टू डू, तो वो काउंट करो, ये मत कहो कि हमारे पास फ्रीडम है या नहीं है, फ्रीडम तो है पर कुछ चीजों में है कुछ चीजों में नहीं है। ऐसे व्हाट आर वी फ्री फ्रॉम, यू आर फ्री फ्रॉम गेटिंग फिजिकली असॉल्टेड फ्रॉम समवन, आपके पास फ्रीडम है, मतलब आपको प्रोटेक्ट करता है राइट कि आपके ऊपर कोई भी फिजिकल असॉल्ट नहीं करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्रीडम मिल जाता है कि आप किसी और के ऊपर फिजिकल असॉल्ट करोगे, या आपको फ्रीडम नहीं मिलता है। तो इसीलिए फ्रीडम को, मतलब इन्होंने देखा जाए तो फ्रीडम को उसके रिलेशंस के साथ देखना स्टार्ट कर दिया। अभी तक हम फ्रीडम को बिना रिलेशंस के देख के बस फ्रीडम डिमांड कर रहे थे, इन्होंने एक मच कह सकते हो डिस्टिंक्टेबल, एकदम क्लियर एस्पेक्ट में फ्रीडम को प्रपोज करा कि फ्रीडम किस चीज के लिए और किस चीज के लिए नहीं। ठीक, तो फ्रीडम, we are free from what or what are we free to do, what are we free from and what are we free to do। ठीक, तो ये उनकी न्यू चेन ऑफ थिंकिंग थी जो इन्होंने प्रपोज करी। उसके बाद अब लिबर्टी एंड लाइसेंस आता है, लिबर्टी एंड लाइसेंस। उसके बाद व्हेन डू लिबर्टी बिकम्स
लाइसेंस। तो ये जो टॉपिक है ना, लिबर्टी एंड लाइसेंस और नेचर ऑफ लिबर्टी, इसके ऊपर लिबर्टी लाइसेंस भी इस चैप्टर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लिबर्टी लाइसेंस नहीं समझोगे तो जो इनकी थ्योरीज हैं आगे चल के, जैसे मोस्ट प्रोबेबली बर्लिन की थ्योरी हो गई और फिर जितने भी प्रोमिनेंट थिंकर्स या फिलोसोफर्स हैं उनके जो व्यूज हैं उन्हें नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए लिबर्टी और लाइसेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो अगले वीडियो में हम लिबर्टी और लाइसेंस को समझेंगे और कौन कौन से केसेस होते हैं, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है लिबर्टी लाइसेंस बन जाती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, so let's meet you again in the next video. Thank you very much for listening to me.